हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग इंडियन इकोनॉमी के फुल एंड फाइनल सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। 4 सीरीज आपके बीच में प्रोवाइड कराई जा चुकी है। आज 5वीं सीरीज है, बहुत ही धमाकेदार सीरीज आपके बीच में लेकर के आया हूं। आज भी हम लोग 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लगातार पिछले 4 दिनों से आज 5वां दिन है, लगातार हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए एक बार वीडियो को सभी लोग जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब दीजिएगा जल्दी से। प्रश्न क्या कहता है तो आप खुद समझ सकते हैं आपकी प्रश्न ने आपसे क्या डिमांड किया है कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? जुलाई 1969 में, अगस्त 1971 में, मार्च 1981 में या जुलाई 1991 में? तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था। क्या भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? बहुत सही साथियों, बहुत सही। कब? जुलाई 1969 में। अच्छा, प्रश्न यह समझो यार, 14 ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया था? क्योंकि एक कैटेगरी डिसाइड की थी कि जिस बैंक की कैपिटल यानी जिस बैंक की पूंजी कितनी हो, जिस बैंक की कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा हो, कितनी हो? 50 करोड़ से ज्यादा हो। तो उस समय कुल कितनी बैंक थी? ऐसी 14 बैंक थी जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है। और इस समय आरबीआई का गवर्नर अगर आपके एग्जाम में पूछे तो इस समय आरबीआई के गवर्नर थे एलके झा। कौन? एलके झा। उनका पूरा नाम था लक्ष्मीकांत झा। आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो आरबीआई के गवर्नर थे एलके झा। देश की प्रधानमंत्री, आपके देश के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो कौन सी 14 बैंकों का जिसकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ से ज्यादा थी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, पढ़ेंगे बहुत ही सामान्य तरीका की क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2 से 3 बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो आज आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का। क्या कर रहा है कि समाचारों में प्रायः आने वाला बेसल III समझौता, या सरल शब्दों में बेसल III क्या है? आपको पूछा है कि बेसल III क्या है। ठीक है। तो जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय यानी सस्टेनेबल उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य नीतियां विकसित करने का प्रयास करता है। क्या? बेसल III। बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के सामर्थ्य को उत्पन्न करने तथा जोखिम प्रबंधन को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है, किंतु विकसित देशों पर अपेक्षाकृत भारी बोझ रखता है। विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी के नियंत्रण का प्रयास करता है ताकि वे प्रशीतन में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हानि रहित रसायनों का प्रयोग करें। तो देखिए, पहली बात, इतना सब तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है, ध्यान देना है कि जो वेसल है, वेसल एक स्विट्जरलैंड का स्थान है जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है, BIS का मुख्यालय है। यहां हर साल बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित सम्मेलन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या? बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के लिए सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाले जोखिम प्रबंधन को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आप जवाब देंगे। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि? क्या? लीड बैंक योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा है। तो आज के जो प्रश्न है थोड़ा हटके हैं, अलग क्वालिटी के हैं। तो लीड बैंक योजना, कौन सी योजना? लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पहले यह समझिएगा कि लीड बैंक योजना है क्या। लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई 1964 में और लीड बैंक योजना के अंतर्गत किसी एक बैंक को
जिले का लीड बैंक बनाया जाता है, प्रमुख बैंक बनाया जाता है, जो संपूर्ण वित्तीय कार्य देखता है। कोई एक बैंक जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए एक जिला हो गया, जैसे महाराष्ट्र का नासिक जिला है, तो समझिए नासिक क्या लीड बैंक कौन होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज इलाहाबाद है, उसका लीड बैंक कौन होगा? मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और आप और जगह चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, मान लीजिए उसका लीड बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक है। तो करता क्या है? यह ऑप्शन क्या है? बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय को खोलने का प्रयास करें। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। प्रत्येक बैंक संघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। सभी बैंक अपने पास धन जुटाने का प्रयास करें। तो क्या है? संघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को क्या करें? अपनाएं। संघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को, अलग अलग जिलों को अपनाएं, वही है लीड बैंक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंक रखते हैं, आरक्षित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नगद आरक्षित अनुपात, यानी CRR कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैश रिजर्व रेशियो। यह क्या होता है कि बैंकों को अपने NDTL यानी निवल मांग समय देयता का कुछ प्रतिशत जो RBI निर्धारित करे, RBI के पास हर 15वें दिन यानी हर दूसरे सप्ताह को क्या होता है? शुक्रवार के दिन रखना होता है। हर दूसरे सप्ताह में शुक्रवार के दिन रखना होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी लोग शेयर करेंगे जबरदस्त तरीके से वीडियो को। अब हम बात करेंगे आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? क्या वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो पहली बात समझिएगा, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? तो साथियों, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है अधिक से अधिक लोग वित्तीय क्रिया में शामिल हो, अधिक से अधिक बैंक का विस्तार हो, बैंक का व्यापक विकास हो, लोगों का अधिक से अधिक बैंक के साथ जुड़ाव हो। तो पूछ रहे हैं कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना यह उद्देश्य है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना यह भी उद्देश्य है। बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, भैया यह उद्देश्य नहीं है। बैंकिंग को सिकोड़ना नहीं, बैंकिंग का विकास करना। अगर हम बैंकिंग को सिकोड़ देंगे तो ज्यादा लोग कहां से आएंगे भैया? तो ज्यादा लोगों का बैंक के साथ जुड़ाव कहां से होगा? तो बैंकों का ज्यादा से ज्यादा विकास करना ही वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? कौन है जो राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी डिसाइड करता है। जल्दी से बताइए, राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। तो देखिए पहली बात यह समझिएगा, राजकोषीय नीति का जो जनक है वह है प्रोफेसर किंग्स। राजकोषीय नीति के जनक कौन है? प्रोफेसर किंग्स है। और प्रोफेसर किंग्स ने इसकी उत्पत्ति कब की थी? 1928-29 के महामंदी के दौरान की थी। और राजकोषीय नीति कौन निर्माण करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। बहुत सही साथियों, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे जबरदस्त तरीके से। तो राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्रालय। कौन सा वित्त मंत्रालय? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को आयकर, व्यापार कर, सीमा कर या उक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, आयात और निर्यात। देखिए सीमा कर या सीमा शुल्क, बहुत सही, यही सही जवाब है। आयकर जो लगाया जाता है वह आय पर लगाया जाता है।
व्यापार कर जो लगाया जाता है इसको निगम कर कहा जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। यह कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर होता है। कहां? कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर होता है निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट एक लेखा पत्र है। बजट जो है वह एक लेखा पत्र है किसका? सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, या सरकार की मुद्रा बचत नीति का? बताइए सभी लोग, बजट किसका लेखा पत्र है भाई? सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, या सरकार की मुद्रा नीति का? तो बजट में राजकोषीय नीति से संबंधित प्रावधान होते हैं। ठीक है, तो सरकार की राजकोषीय नीति। अच्छा, ये बजट शब्द की बात कर लें तो ये बजट है ना, तो भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद से इसका संबंध रखता है। अगर संघ सरकार की बात करें तो 112 और राज्य सरकार की बात करें तो 202। इन दोनों में बजट का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? आकलन समिति? आकलन नहीं होगा भैया, प्राक्कलन होगा। कौन सी समिति होगी? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, या हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति? तो बजट से संबंधित जो हिसाब किताब की जांच है वह कौन सी समिति करती है? तो जल्दी से बताइए। बजट से संबंधित हिसाब किताब की जांच करने वाली समिति का नाम है प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। यह संसद की समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? क्या कौन सा वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग, या आर्थिक मामला? वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग नहीं? बड़ा स्टैटिक्स टाइप के क्वेश्चन है, बड़े शानदार टाइप के क्वेश्चन है आज। तो वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग नहीं है यह पूछा जा रहा है भैया। तो वित्त मंत्रालय का विभाग कौन नहीं है? बैंकिंग विभाग। बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय का नहीं होता भैया, बैंकिंग विभाग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो पहले वित्त आयोग की बात कर लें तो आर्टिकल 280 यानी 280 के अंतर्गत भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यानी वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक संस्था है, और कहा गया है कि हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा, हर 5 वर्ष में, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष या 4 सदस्य होंगे। और एक चीज समझिएगा, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। वर्तमान समय में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वां वित्त आयोग कब से कब तक है? 2020 से 2025 तक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। नोट करिएगा, कौन है? एनके सिंह जी हैं। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करता है, वार्षिक बजट तैयार करता है, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देता है, या संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विधान करता है। तो साथियों, जो वित्त आयोग होता है ना, वह राज्यों और केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करवाता है, धन का बंटवारा करवाता है, संग्रहण किए गए टैक्सेस यानी करों का बंटवारा करवाता है, संग्रहण किए गए करों का बंटवारा करवाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन क्या था? 11 जुलाई 1987, 11 सितंबर 1994, 11 नवंबर 1995, या 11 जुलाई 1997। तो पहली बात तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को अनुमानित विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इसलिए 11 जुलाई के समय को
जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 11 जुलाई के समय को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? देखिए, कुछ लोगों का सोच होगा कि सर ये इकोनॉमी में भी आता है क्या? हाँ, ये इकोनॉमी में सामाजिक आर्थिकी के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ी जाती है। आर्थिकी लाभांश या जनसंख्या लाभांश का पाठ होता है। तो आप बताएंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या केरल? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है भाई? एक वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कहां का है? तो बिहार का है। बहुत सही। कहां का? बिहार का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? नियमित का मतलब जो हर 10-10 साल पर जनगणना होगी, उसकी शुरुआत कब हुई? 1921, 1981, 1911 या 1931? तो बताइए, प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? बहुत सही साथियों, प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। किसके शासनकाल में? लीटन के शासनकाल में। लॉर्ड लीटन, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लीटन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1872, 1881, 1891, 1894? जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लिख लीजिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब से? 1872 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? इतना बड़ा क्या लिखने की आवश्यकता थी प्रश्न की, लेकिन ये क्या होता है ना, यह आयोग पूछता है आपके एग्जाम में। तो आप जल्दी से बताइए कि भारत की 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही? 17.19%, 18.12%, 17.64%, 18.25%। तो कितनी थी? जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 17.64% वृद्धि हुई। 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक गठन का कार्य करती है? देखिए भैया, विश्व बैंक में 5 संस्थाएं, विश्व बैंक में 5 संस्थाएं। कौन सी? एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, एक है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD, एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, एक है मल्टी सेक्टरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, एक है ICSID। यह 5 संस्थाएं हैं जो विश्व बैंक समूह का निर्माण करती हैं। और पूछ रहा है कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक समूह का गठन करती हैं? तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का मतलब IBRD, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का मतलब IFC, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ का मतलब IDA। ये 3 हो गई, 1 2 3। ए नहीं है
तो आप ऑप्शन ढूंढेंगे, क्या होगा सही, ऑप्शन ए। ठीक, बाकी इन दोनों का नाम भी याद रखना, MIGA मल्टी सेक्टरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSID मतलब निवेश विवादों के निपटान हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन। अमीगा को बोलते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मल्टी सेक्टरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब आपको देना होगा, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी समाचार पत्रों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है? WTO मामला, सार्क मामला, यूनिसेफ मामला या FTA पर भारत या यूवी वार्ता? तो आपको बताना होगा कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स क्या है। तो देखिए साथियों, ये सब है सब्सिडी का है, ये है सब्सिडी और इस सब्सिडी का निर्धारण करता है विश्व व्यापार संगठन WTO। कौन? WTO। यह देश के द्वारा अपने देश के अंदर उत्पादन किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं पर दी जाने वाली सब्सिडी होती है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। एम्बर बॉक्स जो सब्सिडी है उसके अंतर्गत ऐसी सब्सिडियों को शामिल किया जाता है जिसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ना पड़े, और ब्लू बॉक्स में पड़े जिसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पड़े, और एम्बर बॉक्स में कुछ प्रतिस्पर्धात्मक चीजें दी जाती हैं। ठीक है, तो ये WTO से संबंधित मामला है या आपके IS प्री का क्वेश्चन है। कहां का? IS प्री 2016 में आया हुआ यह क्वेश्चन है कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द का संबंध किससे है? तो विश्व व्यापार संगठन से है। यह एक प्रकार की सब्सिडी है। अब विश्व व्यापार संगठन की बात आई तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को। किसकी स्थापना? विश्व व्यापार संगठन की। किसके स्थान पर हुई थी? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी गैट के स्थान पर हुई थी। वर्तमान में अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 164। सदस्यता ग्रहण करने वाला आखिरी देश कौन है? ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो सदस्यता ग्रहण करने वाला आखिरी देश है अफगानिस्तान। सदस्यता ग्रहण करने वाला आखिरी देश कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक, बहुत सही। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के SDR बास्केट, SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइविंग राइट यानी विशेष आहरण अधिकार, यह मुद्रा से संबंधित है, में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR में रूबल, रैंड, भारतीय रुपया या रेनवी नबी। तो देखिए इसमें से एक मुद्रा है चाइना की। यह मुद्रा कहां की है? चाइना की मुद्रा है रेनवी नबी, और इसकी पेशकश की गई है कि यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR में शामिल हो जाए। अब वर्तमान समय में शामिल हो गई है। वर्तमान समय में अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरोपीय यूरो और चाइना की रेनवी नबी SDR के बास्केट में शामिल मुद्राएं हैं 4 देशों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी? बताइए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स एक स्थान है अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर। ब्रेटन वुड्स एक स्थान है। क्या? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान में एक ब्रेटन वुड्स नाम का स्थान है। वहां पर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1944-45 के आसपास, और उस सम्मेलन के अंतर्गत 2 लोगों की स्थापना की बात आई थी, एक IMF की और एक IBRD की। किसकी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की और अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और IMF, इन दोनों को स्थापना। और एक चीज और, IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और प्लस IBRD को ब्रेटन वुड्स का जुड़वा कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स का जुड़वा, ब्रेटन वुड्स का
जुड़वा कहा जाता है। ठीक, तो ब्रेटन वुड्स का जुड़वा किसे कहा जाता है? आईएमएफ को और आईबीआरडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से सभी लोग इसका जवाब तो बताएंगे, 9th-10th से पढ़ते चले आ रहे हैं। सार्क। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? बताइए भाई। 1984, 1987, 1985 या 1989? बहुत सही, इसका सही जवाब क्या है? 1985। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सचिवालय कहां है? काठमांडू में है, लिख लीजिएगा। कहां है? काठमांडू में। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। क्या भारत इसका सदस्य देश है? यस, 8 सदस्य देश है और भारत भी है इसमें। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रों में से एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है। चलिए आप बताएंगे कि निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? आइए सबसे देख लेते हैं, पहले नाम ही देख लेते हैं। BRICS, सबसे अंत में क्या है? साउथ अफ्रीका है। आपका ऑप्शन क्लियर? बहुत सही, सबसे अंत में क्या है? साउथ अफ्रीका है भैया। चलिए, सबसे अंत में क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? चलिए बताइए, मनीला, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क या जेनेवा? विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मुख्यालय कहां है? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व बैंक समूह का मुख्यालय है। बहुत सही साथियों, स्विट्जरलैंड की जिनेवा में विश्व बैंक समूह का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड डेवलपमेंट एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है हर साल? ये क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड डेवलपमेंट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं यूएनडीपी। क्या बोलेंगे? यूएनडीपी। नेक्स्ट क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। प्रश्न है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है कौन? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी आईबीआरडी। और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना हुई थी कब? 1946 में। किसके आधार पर हुई थी? ब्रेटन वुड्स के आधार पर हुई थी और इसको ब्रेटन वुड्स का जुड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, WTO का मुख्यालय कहां अवस्थित है? बहुत सही साथियों, जेनेवा में, पेरिस में, रोम में या न्यूयॉर्क में? बताइएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन। और आज ये जो क्वेश्चंस की सीरीज में 200 क्वेश्चन की सीरीज आपको करा चुका रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस मात्र 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो साथियों इसमें से ही आपके एग्जाम में बाहर का क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता वनडे एग्जाम में। हाँ, क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेंगे, लेकिन मैं जो 200 क्वेश्चन सीरीज लाया हूं अक्सर आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो इसका सही जवाब है जिनेवा। क्या है? जिनेवा। नेक्स्ट, WTO का पूर्ववर्ती नाम था भैया। WTO की स्थापना देखिए अभी मैंने बताया, WTO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। कब? 1 जनवरी 1995 पर। और किसके स्थान पर हुई? गैट। अब देख लो, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, इसकी स्थापना 1944 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाली संस्था थी और बाद में इसका नाम बदल करके WTO यानी विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। कुछ संशोधन भी किया गया इसमें। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
थोड़ा बड़ा देखने में जरूर लगेगा, बाकी आपको समझने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़िए पहले भैया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? जल्दी से सभी लोग शेयर भी कर देंगे, बहुत ही धमाकेदार सेशन चल रहा है, लाइक शेयर तो बनता ही भाई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? बैंक से अंतरराष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्थित करना, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना, विश्व बैंक की निजी क्षेत्र उधारदाता शाखा के रूप में काम करना, विकासशील देशों के लिए निवेश ऋणों की वित्त व्यवस्था करना। तो जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है भुगतान संतुलन की समस्या के समय सदस्य देशों की सहायता करना। क्या? भुगतान संतुलन की सहायता के समय, यानी सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए काम करने वाली जो संस्था है वही है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब आपको चाहिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए। यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है। पहली बात तो यह समझिएगा, यह किसी बैंक को ऋण नहीं देता, यह सीधे देश को ऋण देता है। दूसरी चीज भैया, वह ऋण उसी को देगा जिसका वह सदस्य है, यानी यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। कौन? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, केवल सदस्य देशों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा घुमाने की आवश्यकता नहीं थी। घुमाने की आवश्यकता क्यों नहीं थी? डायरेक्ट पूछा जा सकता था कि शहर में कितनी कैलोरी तक के लोगों को गरीबी रेखा से मुक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए, यह बात आई थी वाईके अलग समिति। समिति का नाम क्या है? वाईके अलग समिति। यह क्वेश्चन इस साल के यूपीपीसीएस प्री 2020 में भी पूछा है, 2020 के। वाईके अलग समिति का गठन हुआ था 1977 में, रिपोर्ट दिया था 1989 में। क्या? 1977 में गठन हुआ था, 1989 में रिपोर्ट दिया था। और इन्होंने कहा था कि 2100 कैलोरी से कम प्रतिदिन कहां वाले? अर्बन एरिया के लोग। कहां के लोग? मतलब शहरी एरिया के लोग। अगर इससे कम पाएंगे तो गरीब होंगे। गांव वाले 2400 कैलोरी से कम अगर ऊर्जा का उपयोग प्रतिदिन कम करेंगे तो गरीब होंगे। तो किसका पूछा है? शहरी क्षेत्र में। तो 210 कैलोरी, कितना? 2100 कैलोरी। यहां अगर होता तो गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितना किया गया है? 2400 कैलोरी के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 2400 कैलोरी के हिसाब से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। पहली बात, इस कौन से मॉडल पे थी? तो आपको पता होना चाहिए, हेरोड डोमर मॉडल। यह क्वेश्चन कराया जा चुका है पहले या दूसरे सेशन में। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और कृषि विकास इसकी प्राथमिकता थी। सारी चीजें हो गई, आंसर आपको मिल गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत सही। क्या? कृषि का विकास इसकी प्राथमिकता थी। देख लो, अपने पास रखियो भाई। और एक बात ज्यादा से जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि सेशन बड़ा धमाकेदार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो आप लोगों का उत्साह जायज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बहुत सही क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सोलो मॉडल, डोमर मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल या महालनोबिस मॉडल? चलिए जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन से मॉडल पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1956 से 61 तक थी। कब से कब तक थी? 1956 से 61 तक थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये डोमर मॉडल पर ना पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना थी डोमर मॉडल या हेरोल्ड डोमर मॉडल। डोमर मॉडल या हेरोल्ड डोमर मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से अब तो बता दो, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताओ सभी लोग। 1950, 1947, 48, 51। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी कब? 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जेएन नेहरू थे भैया, जेएल नेहरू थे। चलिए, और इसका प्रथम उपाध्यक्ष जल्दी से बताइए, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। कौन थे? गुलजारीलाल नंदा इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। गुलजारीलाल नंदा। बहुत सही साथियों, इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और आखिरी अध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। और इस योजना आयोग को 13 अगस्त या कहीं कहीं 14 अगस्त भी लिखा है, कहीं कहीं 17 अगस्त लिखा है, लेकिन इसका करेक्ट डाटा है 13 अगस्त को। कब? 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब देंगे। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना का सुझाव किसने दिया था? जी मेडल, डब्ल्यू ए लेविस, आर कनेक्स या ए सैमुअल्सन? बताइए, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो गुरनार मेडल ने दिया था, जी मेडल। इनकी एक पुस्तक है आसियान ड्रामा। क्या है? आसियान ड्रामा इनकी पुस्तक का नाम है। आसियान ड्रामा इनकी पुस्तक का नाम है, गुरनार मेडल जी ने लिखा था इसको। ठीक, बहुत सही। नेक्स्ट, भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है तृतीयक क्षेत्र में? व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, वानिकी और मात्स्यिकी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक क्वेश्चन आपके आईएएस प्री 2011 का क्वेश्चन है भैया, आईएएस प्री 2011 का क्वेश्चन है। आपको बताना होगा कि भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो भैया व्यापार और परिवहन भी सम्मिलित है और वित्त और वास्तविक संपदा भी सम्मिलित है। तो ए और 2, ऑप्शन बी राइट आंसर। शेयर करेंगे वीडियो को, जबरदस्त तरीके से बात करेंगे आज के सेशन के नेक्स्ट यानी 35 नंबर क्वेश्चन पर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे तृतीयक क्षेत्र का अंश जीडीपी में घटता है, फिर बढ़ता है या स्थिर रहता है? जल्दी से बताइए। जल्दी से। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है भैया, तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, घटता नहीं है। क्या है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की गई नई आर्थिक नीति की घोषित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, जब एलपीजी इसी की बात कर रहा है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत में घोषित किया गया था। कब? 1991 में, 1991 में। उस समय के पीएम का नाम पूछ रहा है, तो उस समय के पीएम थे नरसिम्हा राव द्वारा। कौन थे? नरसिम्हा राव। और याद रखिएगा उस समय का फाइनेंस मिनिस्ट्री ये पूछा जाता है। वित्त मंत्रालय कौन था? वित्त मंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब,
नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? आप बताइए भैया, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह किसका उद्योग है? सीमेंट का, उर्वरक का, हथकरघा का या अखबारी कागज का? नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब सही, जबरदस्त जवाब है, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, अखबारी कागज, बहुत सही। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बहुत सही भैया, स्वतंत्र भारत की प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 47, 48, 50 या 56? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। इस नीति के निर्माता कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और इसको यहां पर उद्योगों को 4 भागों में बांट करके देखा गया है। एक सार्वजनिक उद्योग जिस पर सरकार की ज्यादा भूमिका होती थी, एक प्राइवेट यानी निजी उद्योग जिसमें निजी क्षेत्र की ज्यादा भूमिका होती थी, एक सहभागी उद्योग जिसमें दोनों लोग साथ साथ चलते थे, और एक कौन सा उद्योग था? अधिग्रहित उद्योग, अधिग्रहित उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इस समय आप देख पा रहे होंगे किसानों से संबंधित जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही संबंधित वहां बातें लगातार आ रही हैं। तो आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब पता होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, बहुत सही। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इसके द्वारा ही वर्तमान समय में 24 कृषि उत्पादों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी किया जाता है। कितने? 24 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है वर्ष में 2 बार, एक बार रबी की फसल के पहले और एक बार खरीफ की फसल के पहले। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, जीएस घोष या वीपी पॉल? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। कौन है हरित क्रांति के जनक? नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में है एमएस स्वामीनाथन। भारत में एमएस स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग है। और भारत में इसका उद्भव, बहुत समझिएगा, भारत में इसका उद्भव कब हुआ? 1966-67 से हुआ। और पहली बार किस क्षेत्र के हुआ था? तो गेहूं के बीज पर हुआ था, गेहूं के बीज पर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है साथियों, तो फिर अब हम लोग मिलते हैं फिर कल ठीक 8 बजे किसी दूसरे सेशन के साथ। तब तक अपने पढ़ाई को आप लोग जारी रखिए और शानदार तरीके से अपनी चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।